हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ। ये आपका थर्मोडाइनमिक वन का लेक्चर है जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है पहले से, थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस ऑफ गैसेस। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो जैसे हमने लास्ट में हमारे जो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में, तो आज हमारे पास है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमारे पास है द प्रोसेस विच फॉलोज द जर्नल रिलेशनशिप PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो हमारी P हमारा है प्रेशर और V हमारा है वॉल्यूम और N हमारा है कांस्टेंट। तो N की वैल्यू है जो डिपेंड करती है हमारे गैस की कंडीशन के ऊपर। ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मूव कर सकती है। तो हेयर P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम एंड N इज़ द इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो N क्या है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन का इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ N इज़ वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फॉर वेरियस गैसेस। During this process, the expansion or compression is neither adiabatic nor isothermal। हमने इसमें इस बात का ध्यान रखना है भी जो हमारी एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही है वो ना तो प्योरली एडियाबैटिक है और ना ही प्योरली आइसोथर्मल है। तो वो दोनों के बीच में वेरी करेगी। जैसे हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट रख लेते थे। और हमारा जो एडियाबैटिक प्रोसेस था, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी की पावर होती थी लैम्डा। ठीक है। तो लेकिन ये दोनों के बीच में वेरी करेगी, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये दोनों लाइज बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें दोनों के फीचर्स हैं, एडियाबैटिक के भी है और आइसोथर्मल के भी है। देयरफॉर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज partially due to the external heat supplied and partially at the expense of internal energy of the gas। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा एक्सपेंशन के ऊपर। किस चीज़ की एक्सपेंशन? दो चीज़ों की एक्सपेंशन। एक तो एक्सटर्नल हीट सप्लाई, जो हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई के कर रहे हैं उसकी एक्सपेंशन, और पार्शली डिपेंड करेगा एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है गैस के, उसमें जो मूवमेंट आएगी, उसमें जो इंटरनल एनर्जी आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी वर्क डन। सिमिलरली ड्यूरिंग कंप्रेशन सम ऑफ हीट जनरेटेड इज रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग गेट्स स्टोर एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो उसी तरह अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम अपने रेफ्रिजरेशन में यूज़ करें, जहाँ पर हमने हीट को निकालना है, तो वहाँ पर भी दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो हीट जनरेटेड इज रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग गैस कांस्टेंट एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ऑल द प्रोसेसेस लाइक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक आर सम पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n एज शोन इन फिगर PV डायग्राम। तो जो हमारे सारे के सारे प्रोसेस है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, चाहे हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, चाहे एडियाबैटिक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं इनके बीच में वेरी करते हैं। उनकी वैल्यू डिपेंड करती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो n की वैल्यू जो रहेगी वो उस हिसाब से हमारा जो प्रोसेस बन जाएगा। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए हमारे पास PV डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम। तो वर्टिकली हमारे पास है प्रेशर और हॉरिजॉन्टली हमारे पास है वॉल्यूम। तो PV की पावर हम इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, 0 से लेकर। जब हमारी PV की पावर 0 है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो वेरी करेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हमने N की वैल्यू 1 रखी है तो हमारा वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। उसी तरह
अगर हमने पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखी है तो हमारा जो बन गया पॉलीट्रॉपिक, पी वी की पावर r कांस्टेंट है तो एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया, और पी वी की पावर इन्फिनिटी कांस्टेंट है तो जो हमारा है वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा और प्रेशर वेरी करेगा। तो इसलिए हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है। n इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर फॉर पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमारा। और जब हमने n को 1 लेकर चला है तो पी वी कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया। अगर हमने n को लैम्डा कैलकुलेट किया है तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया। अगर हमने n को n लेकर चला है तो हमारा बन गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई किया है, Q12 इज इक्वल टू डेल्टा U12 प्लस W12। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, तो आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। जो टोटल हीट एनर्जी है वो इक्वल रहेगी हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के दोनों के बराबर रहेगी। तो नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग 1-2 प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारी ये डेरिवेशन स्टार्ट होती है वर्क डन निकालने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भी आप एक कॉपी और पेन लें, तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे उसको वैसे वैसे राइट डाउन करते जाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वर्क डन क्या है, पी डी वी, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन कर दी हमने दोनों साइड के ऊपर, डी डब्ल्यू 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन, पी डी वी 1 से लेकर 2 इंटीग्रेशन। तो 1 से लेकर 2 तक फिर चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो V1 से लेकर V2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट बट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहाँ पर हम उसने क्या किया, पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी, तो P इज इक्वल टू सी अपॉन V की पावर n। तो हमने जहाँ से हमारे P की वैल्यू ले लेनी है, तो फिर हम इस स्टेप में आएंगे वर्क डन 1-2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, P की वैल्यू हमने यहाँ से जो ली थी C अपॉन V की पावर n dV। तो हमारे पास ये स्टेप बन गया। तो C को हमने कांस्टेंट निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, क्योंकि उसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन नहीं करना हमने। तो dV अपॉन V की पावर n, तो इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2, C V1 से लेकर V2 इंटीग्रेशन, तो V की पावर जो n नीचे थी हम उसको ऊपर ले गए, ऊपर जब लेकर जाएंगे तो हमारा मैथमेटिकल का फार्मूला अप्लाई हो गया। तो जो हमारी n पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि जब हम किसी को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। तो v माइनस n डी वी, तो यहाँ से फिर हमने उसको फर्दर सॉल्व किया इंटीग्रेशन को, W12 इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस n प्लस 1, V2 माइनस n प्लस 1 माइनस V1 माइनस n प्लस 1। तो ये मैथमेटिकल की कंडीशन आपकी लग रही है इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो C को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 CV2 माइनस n प्लस 1 माइनस CV1 माइनस n प्लस 1। तो जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है C क्या है हमारी, P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n। तो फिर हमने C की वैल्यू जो हमने लास्ट में उसके अंदर मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर हमने वैल्यू फिलअप कर देनी है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 P2 V2 की पावर n इंटू V2 माइनस n प्लस 1 माइनस P1 V1 की पावर n इंटू V1 माइनस n प्लस 1। तो फिर हमने आगे उसको फर्दर सॉल्व किया, 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 P2 V2, तो पावर जो V2 की पावर n है और मल्टीप्लाई में है V2 की पावर माइनस n प्लस 1। तो पावर को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, V2 कॉमन आ गया, n माइनस n प्लस 1 माइनस P1 V1 n माइनस n प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में n से n कैंसिल हो गया, क्योंकि n में से n निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो W12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 P2 V2 माइनस P1 V1।
तो हमने यहाँ से दोनों को रीअरेंज कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन माइनस n(n-1), ठीक है, माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर फिर साइन चेंज हो जाएंगे। तो वर्क डन हमारा फिर क्या आ गया इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में P1V1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट गैस इक्वेशन को लिख दिया mR T1 माइनस T2 अपॉन n-1। तो ये सारे स्टेप में हमारा वर्क डन निकल कर एंड में हमारे पास आ गया इस स्टेप में। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो अगर आप एक एक स्टेप को डेरिवेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है आपको और आसानी से समझ आएगा। तो बी कंडीशन में हमारे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दी प्रोसेस 1-2। हम इंटरनल एनर्जी को देखेंगे कैसे चेंज होती है, डेल्टा U12 मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो mCV T2 माइनस T1, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला हमारे पास क्या है, Q12 इज इक्वल टू डेल्टा U12 प्लस W12। तो वर्क डन हमने निकाल दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास है। तो फिर हीट ट्रांसफ़र क्या आएगा हमारे पास, तो हम उसकी वैल्यू फिलअप करेंगे, mCV T2 माइनस T1 प्लस mR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस n। तो हमारे पास CV की एक वैल्यू है जिसको हम लेकर चलेंगे। तो CV की वैल्यू क्या है, R अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो CV की वैल्यू हमने वहाँ पर फिलअप करनी है, m R अपॉन लैम्डा माइनस 1 T2 माइनस T1 सेकेंड स्टेप में, प्लस mR T2 माइनस T1, यहाँ पर T1 आएगा तो ये थोड़ी मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है, अपॉन 1 माइनस n। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास आ गया mR T2 माइनस T1, हमने कॉमन ले लिया सारी वैल्यू, अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो हमारे पास बीच में क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। जब हमने नीचे लैम्डा माइनस 1 कॉमन निकाला तो फिर वो लैम्डा माइनस 1 ऊपर जाकर दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए ऊपर लैम्डा माइनस 1 आ गया। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास आ गया mR T2 माइनस T1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 जो कॉमन आया था। तो हमने LCM ले लिया, LCM। तो LCM में हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस n प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। 1 माइनस n LCM आ गया था, और जब LCM को सॉल्व किया हमने 1 माइनस n प्लस लैम्डा माइनस 1। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचती है आगे फिफ्थ स्टेप में, लैम्डा माइनस n, क्योंकि 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, लैम्डा माइनस n। जब हमने साइन को रीअरेंज किया तो ये बीच में माइनस आ गया, 1 माइनस n लैम्डा माइनस 1 इंटू mR T2 माइनस T1, ठीक है। तो नेक्स्ट सिक्स स्टेप में हमारे पास आ गया लैम्डा माइनस n अपॉन लैम्डा माइनस 1, mR T2 माइनस T1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n। तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई Q12 की, लैम्डा माइनस n अपॉन लैम्डा माइनस 1 इंटू वर्क डन 1-2। तो ये वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई, और लैम्डा माइनस n अपॉन लैम्डा माइनस 1 इंटू वर्क डन, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो आपको, तो नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या चेंज है, डेल्टा H mCP T2 माइनस T1। चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी हमारे पास है, द एक्सपेंशन फॉर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए प्रोसेस फॉलोइंग द लॉ PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस। तो एंट्रोपी में चेंज क्या है, S2 माइनस S1 फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू CV log e T2 अपॉन T1 प्लस R log e V2 अपॉन V1। तो PV की पावर n कांस्टेंट है, PV की पावर n अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 की पावर n, P2 V2 की पावर n। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 की पावर n। फॉर करेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन लेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई में आ गया T1 अपॉन T2, जब हमने
इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये 1 इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये बन गई 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू P2 अपॉन P1 अपॉन P2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो 1 इक्वेशन से हम वैल्यू ले लेंगे P1 अपॉन P2 की, तो फिल करेंगे ये सेकंड वाली इक्वेशन में। V2 अपॉन V1 की पावर n कॉमन इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू T1 अपॉन T2। तो फिर हमने रीअरेंज किया V2 अपॉन V1 की पावर n अपॉन V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो एक नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, तो फिर मैथमेटिकल की इक्वेशन के हिसाब से हम उसमें -1 लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है V2 अपॉन V1 n-1 कॉमन आ गया, तो T1 अपॉन T2 और V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो 1 अपॉन n-1 सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू V2 अपॉन V1 इन दी जर्नल गैस इक्वेशन। तो जर्नल गैस इक्वेशन में हम ये वैल्यू फिलअप करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log ई T2 अपॉन T1 प्लस R log ई T1 अपॉन T2 1 अपॉन n-1। जो स्टार्टिंग में हमने गैस इक्वेशन में से ये वैल्यू फिलअप की थी, तो उसमें हम अपनी जो वैल्यू आएगी वो फिलअप कर देंगे। तो उसको फर्दर सॉल्व किया सेकंड स्टेप में C2 log ई T2 अपॉन T1 प्लस R इंटू 1 अपॉन n-1 log ई T1 अपॉन T2। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास CV log ई T2 अपॉन T1 माइनस R इंटू 1 अपॉन n-1 log ई T2 अपॉन T1। इस स्टेप में हम T2 को ऊपर ले गए और T1 नीचे आ गया, तो यहाँ पर फिर साइन चेंज हो गया। तो नेक्स्ट CV माइनस R इंटू 1 अपॉन n-1 log ई T2 अपॉन T1 हमने कॉमन निकाल लिया दोनों के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में CV माइनस CP माइनस CV अपॉन n-1 log ई T2 अपॉन T1, CV माइनस लैम्डा इंटू CV माइनस CV अपॉन n-1 log ई T2 अपॉन T1। नेक्स्ट CV 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन n-1 log ई T2 अपॉन T1। नेक्स्ट CV n-1 वही हमने LCM फिर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जब हमने LCM किया तो n-1 कॉमन आ गया LCM में, और n-1 माइनस लैम्डा प्लस 1 log ई T2 अपॉन T1। तो नेक्स्ट CV n माइनस लैम्डा n-1 log ई T2 अपॉन T1। व्हेन m इज़ द मास ऑफ द गैस, m मास है तो इक्वेशन हमारे पास आ गई S2 माइनस S1 m CV n माइनस लैम्डा n-1 log ई T2 अपॉन T1। रिलेशन बिटवीन PV एंड T, PV की n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV n-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T की पावर n P की पावर n-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट आर्टिकल आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। व्हेन ए गैस और वेपर इज एक्सपेंडेड थ्रू एन apparatus of minute dimension like a valve which is very slightly open, the process is known as throttling process। जब हमारा कोई गैस और वेपर एक्सपेंड करता है, पास करता है बहुत ही स्मॉल डिमेंशन में से, जैसे कोई पाइप ले लें, जहाँ हम देख लें हमारी पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है और जाते जाते पाइप कहीं से लीक हो गई, ठीक है, और जो लीकेज के थ्रू पानी हमारा बाहर निकल रहा है तो उसे हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। When a gas or vapor is expanded through an apparatus of minor dimension like a valve which is very slightly open, the process is known as throttling process। During this process, the fluid is forced through a narrow apparatus by its own pressure, but the frictional resistance between the fluid and the valve reduce the फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ ए नेग्लिजिबल अमाउंट। जैसे हमने आपको बताया भी, जब कोई भी फ्लूइड चाहे आपका पानी है तो वो फोर्सफुली किसी नैरो ऑपरेटस से बाहर निकल रहा है अपने प्रेशर के साथ, तो जो उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द फ्लूइड एंड वाल किसकी, जो पाइप है, रिड्यूस कर देता है फ्लूइड की वेलोसिटी को
ऑफ ए नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्लूइड की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। ड्यू टू दिस द फ्लूइड एस्केप विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो जो फ्लूइड वहाँ से बाहर निकलता है तो वो उसमें स्मॉल अमाउंट किनेटिक एनर्जी उसमें आ जाती है, उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। द फ्रिक्शन कन्वर्ट्स दिस किनेटिक एनर्जी इनटू हीट। जो उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है उस स्मॉल अपरेटस में, तो वो उस किनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्लूइड का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, एंड द फ्लूइड इज राइज्ड टू इट्स इंटरनल टेम्परेचर। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड, नो एक्सटर्नल वर्क डन, and in case of perfect gas there is no change in temperature. The enthalpy or total heat of fluid remain constant. तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है कोई हमने हीट सप्लाई नहीं की कोई हीट रिजेक्ट नहीं हुई, कोई हमने एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया, क्योंकि अपने आप स्मॉल अमाउंट का जो फ्लूइड अपनी फोर्स के साथ वहाँ से बाहर आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं है। तो वर्क डन 0, हीट सप्लाई 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी नोज़ल के बारे में, तो वो नोज़ल को जैसे नोज़ल में किनेटिक एनर्जी चेंज होती है, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ ये मेल खाता है। नेक्स्ट है फ्री एक्सपेंशन। When the fluid suddenly expand into a vacuum chamber through an orifice of large dimension, free expansion is said to have occurred. जैसे मान के चलो आपके पास दो बॉक्स है, दो बॉक्स को आपने सेपरेटली दो चैम्बर बना दिए, ठीक है, उसमें एक दीवार निकाल कर, तो एक चैम्बर हवा से भरा हुआ है, गैस है उसमें, और दूसरा बिल्कुल खाली है। जो खाली है उसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं। जब एकदम आपने दीवार हटाई तो सारी की सारी गैस दोनों के बीच में फैल गई, तो उसे हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड, नो वर्क इज डन, एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। देयरफॉर इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस तो सेम, वर्क डन 0, हीट सप्लाई 0 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।